you, sir. हो गया मैम, आपके क्लासेस स्टार्ट हो गए. Okay, thank you. ओके मैम. Good morning, everyone. In the last class, we did aggregate demand, aggregate supply. Till now, we did aggregate demand, aggregate supply, ISLM function, and balance of payment. Okay. The last topic in your syllabus is inflation and unemployment. Today, we are going to start that topic. लास्ट क्लासेस में हमने जो टॉपिक किए थे वो है ISLM फंक्शन, GDP in the short run and the long run, monetary policy effects, aggregate demand, aggregate supply curve and balance of payment. अभी हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक दैट इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक आई जस्ट वांटेड टू नो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो. एनी प्रॉब्लम regarding any topic? Okay, so there is no problem, I guess. Sorry, so there is no problem, I guess. So let's start with the new topic that is called as the inflation. इन्फ्लेशन आपने डेली रूटीन में बहुत बार सुना होगा. क्या होता है इन्फ्लेशन? बहुत बार आपने सुना है कि दैट इज देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइसेस. जैसे आज की डेट में तो इन्फ्लेशन बहुत इन है, बिकॉज राइट नाउ पेट्रोल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, प्राइसेस ऑफ डीजल, प्राइसेस ऑफ गैस, ये सब चीजें जो है वो इंक्रीज कर रही हैं. ठीक है. इसका नाउ दैट मीन्स इन्फ्लेशन जो है, हम डेली लाइफ में ये चीज पढ़ते हैं, ये चीज सुनते हैं. बेसिकली न्यूज़पेपर्स में देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट एक न्यूज इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग तो ऑलमोस्ट डेली मिलेगी ही मिलेगी. ठीक है. सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू गाइस. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप डेली रूटीन में सुनते हो, डेली रूटीन में देखते हो, डेली रूटीन में आप फेस करते हो. अब आप आपके पेरेंट्स से पूछोगे तो बोलेंगे बहुत महंगाई हो गई है, राइट. हर चीज बहुत एक्सपेंसिव हो गई है. आज की डेट में जिससे भी बात करोगे आपको ये एक चीज मिलेगी. सो दैट मीन्स दिस इज समथिंग दैट we are in a thing, we are going to study the topic जो कि हमारी डेली रूटीन से है. नो डाउट माइक्रो और मैक्रो हमारी डेली रूटीन से ही आती है, लिंक्ड अप रहती है. बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक हर एक इंसान को नॉलेज है इसके बारे में. व्हाट एग्जैक्टली इन्फ्लेशन इज? इन्फ्लेशन is continuous increase in prices, continuous long time तक increase in the prices. Now continuous increase in the prices मतलब prices जो हैं वो हमेशा increase करते रहे, हम उसको inflation कहते हैं. It's really important. अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से देखें या प्लानर्स पॉइंट या पॉलिसी मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दी हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन, सॉरी, high degree of inflation is always bad for the economy, gives the, you know, it's with that it's impossible to achieve desired level of economic growth. It's really difficult to achieve the desired level of economic growth with the high degree of inflation. क्या इन्फ्लेशन हमेशा बैड होता है? इन्फ्लेशन हमेशा बैड होता है? नहीं. लो डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन
degree means it's almost price increase in prices in the range of 1%, 1 to 2%. This is called as the low degree of inflation, less than 2% basically. अगर मैं इसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँ तो it's less than 2%, right? फिर से साइन गलत लगा दिया पहले ही. The inflation rate less than 2%. If the inflation is less than 2%, then this is not the problem of the economic. This is actually desirable for the economic growth. क्योंकि थोड़ा सा level of prices is required, increase in the prices is required for saving the economy and saving the basically ins for the economic growth. Producers को थोड़ा profit का show होना चाहिए, and as well as the prices there will be increase in some prices. Producers को थोड़ा profit होगा तो वो फिर ज़्यादा investment करेंगे and so on. That's why this is not the actually a negative, like it's not an having a negative position in the economy, but actually comes from the other side of the economy, right? So this is one type of thing that we are going to study today, right? Okay. कार्तिक, आरती, एग्रीगेट डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप. आप बच्चे एकदम जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, नेक्स्ट क्लास में जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 बजे आपकी क्लास है, तो आप 9:55 तक लॉग इन कर लेना, मैं आपको समझाऊँ, ठीक है? आई रिपीट, 9:55 तक लॉग इन कर लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? So we are coming back to the inflation right now. Prices of goods and services हमेशा चेंज होती है किसी भी इकोनॉमी की मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग. That is according to the demand and supply conditions of the economy. Sometimes bad मौसम की वजह से आपकी जो वेजिटेबल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो खराब हो गई, सप्लाई कम होगी, डिमांड हाई होगी, वो इन्फ्लेशन पोजीशन आ गई. समटाइम्स द पोजीशन कम्स फ्रॉम द लाइक के डिमांड खराब होने, समटाइम बिकॉज ऑफ फॉर एग्जांपल शुगर केन की प्रोडक्शन खराब हो गई. शुगर केन की तो डिमांड हाई थी एंड उसकी जो डिमांड हाई होगी एज कंपेयर टू द सप्लाई, द गैप कॉजेज द प्राइस इंक्रीज. अब उसकी वजह से शुगर की प्राइसेस भी हाई होगी. अब दैट मीन्स एक चीज लिंक्ड अप हो गई दूसरी चीज के साथ. एक में अगर प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं जो अफेक्ट कर रही हैं हमारी बाकी प्रोडक्शन को भी, सो इन दैट केस हमारी जो इंक्रीज इन दी प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूस इंक्रीज इन दी प्राइसेस हैं वो हो, ठीक है? पर दूसरी साइड क्या होता है, समटाइम्स अचानक से डिमांड इंक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन. जैसे कि अभी पीछे आप जैसे ही कोविड आया था तो इमीडिएटली सैनिटाइजर्स और मास्क की डिमांड्स बहुत हाई हो गई थी, एंड यू नो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सैनिटाइजर कॉजेज द हाई प्राइसेस.
तो वो छोटी छोटी सी मुझे याद है कि ये इतना छोटा छोटा सा 1 रुपी वाला भी पैकेट जो है वो 5 रुपी में सैनिटाइजर का या 10 रुपीज में सैनिटाइजर का बिक रहा था एट दैट टाइम ऑफ दी requirement. So in this case, either the inflation comes from the supply side or the inflation comes from the demand side. So if the inflation, the controlling measure is different in both the cases. अगर इन्फ्लेशन डिमांड साइड से आता है तो उसको कंट्रोल करने की पोजीशन अलग होगी, अगर सप्लाई साइड से आता है तो उसको कंट्रोल करने की पोजीशन जो है बेसिकली अलग होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि इन्फ्लेशन जो है, जो दिस इन्फ्लेशन आइदर कम्स फ्रॉम द डिमांड साइड और फ्रॉम द सप्लाई साइड, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम उसको चेक करते हैं कि ये कहाँ से आया है इन्फ्लेशन, तो फिर हम उसमें रेमेडियल मेजर्स जो हैं वो लगाते हैं, ठीक है। सो द थिंग, डिमांड साइड का इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, comes from the demand side is called as the demand pull inflation, and the other comes from the cost push inflation. तो हमारा सप्लाई साइड से आता है इन्फ्लेशन, ठीक है। वन कम्स फ्रॉम द डिमांड साइड, द अदर कम्स फ्रॉम द सप्लाई साइड। डिमांड साइड का फर्स्ट रीजन बेसिकली यही होता है कि परचेसिंग पावर ऑफ पीपल जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि परचेसिंग पावर ही नहीं इंक्रीज करती है, बेसिकली समटाइम्स द रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाती है, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज कर, ठीक है। सो समटाइम्स इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एवरेज इंक्रीज इन प्राइसेस। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी या फिर अ सर्विस इज नॉट कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। एक कमोडिटी की या एक सर्विस की अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं, हम कहते हैं एन इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी ओवर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है उसको हम इन्फ्लेशन, आई रिपीट, इन्फ्लेशन एक कमोडिटी का इंक्रीज करने को हम नहीं बोलते हैं, इन्फ्लेशन जो है एवरेज ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइसेस, दैट टू ड्यूरिंग अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल लेते हैं, the increase in the prices of petrol, increase in the prices of diesel, that comes from like आज increase हुआ है, कल decrease हुआ है, आज, उसको हम inflation ही बोलेंगे। हम inflation एक पूरे जैसे year का लेते हैं या फिर हम कुछ days का लेते हैं, so that means comes from the significant period of time। और सिर्फ एक पेट्रोल और डीजल से हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ओवरऑल कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी होंगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी होंगी, सारी बास्केट्स ऑफ गुड्स होंगी, ठीक है। टिल नाउ एनी क्वेश्चन, टिल नाउ? Any question, guys? So I hope everybody understood what inflation is. Inflation is measured by, अगर मैं इन्फ्लेशन की मेजरमेंट देखूं तो कैसे मेजर होता है, इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय
inflation is measured by calculating the average increase in prices. Average increase in prices of large number of या huge number of and services during a particular period of time. That gives, of course, period of time. Not always, but in a particular period of time. ठीक है? I repeat, inflation क्या है? Inflation calculating the average increase in prices means ये basket of goods and services है. इनमें average increase in prices, let's suppose हम one yearly inflation की बात कर रहे हैं, वैसे हम quarterly भी करते हैं, so हम weekly भी calculate करते हैं. So in, let's suppose in a month of, for example, right now we are in a month of April. So average increase in the prices in, let's suppose, a particular period of time, that is, for example, in the April month, April is going on, let's suppose in the March month, of large goods and services. जितनी भी goods and services हैं, उन सारी goods and services की average increase in prices in a particular period of time is called as the inflation. I hope you guys understood. अभी करा रही हूँ हाई डिग्री लो डिग्री, तो मैंने अभी पूरा कराया ही नहीं है. अभी तो मैं सिर्फ इन्फ्लेशन की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है. मैंने उसमें बेसिकली वो बताया ही नहीं अभी हाई डिग्री लो डिग्री किस रेंज में आता है. सबसे पहली चीज कि हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं. इन इंडिया वी कैलकुलेट इन्फ्लेशन ऑन टू प्राइसेस, दैट इज द होलसेल, हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, हम है WPI. ठीक है. दूसरी कैलकुलेशंस हम करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे CPI शॉर्ट फॉर्म, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नाउ पहले तो इस चीज का डिफरेंस समझो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस है. होलसेल प्राइस इंडेक्स मींस जो कमोडिटी, फॉर एग्जांपल जो व्हीट है, होलसेलर को किस रेट पे अवेलेबल हो रही है. ठीक है. इस एंड दूसरी चीज व्हीट, सेम चीज व्हीट कंज्यूमर किस प्राइस पे खरीद रहा है. सो दैट मींस ये है होलसेलर, ये है आप फाइनल कंज्यूमर. एक हम देख रहे हैं कि इसको किस प्राइस पे प्रोडक्ट मिली. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसको 80 रुपीज पर क्विंटल जो है व्हीट मिला. ठीक है. तो ये होगी मेरी होलसेल प्राइस इंडेक्स. अब इसको 120 पे मिला, ये हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. बीच का क्या डिफरेंस है, बीच का प्रॉफिट है वो है होलसेलर एंड रिटेलर्स का. ठीक है. गॉट इट. अब इस कैलकुलेशंस को हम इन दोनों पे क्यों करते हैं. सी, अगर हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज इन प्राइसेस कम्स फ्रॉम द होलसेल प्राइस इंडेक्स, अगर यहां से ये इंक्रीज इन प्राइसेस हाई आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज ट्रेड जो शुगर फैक्ट्री में वेजेस इंक्रीज हुए. ठीक है. अब इन वेजेस इंक्रीज होने की वजह से शुगर की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होगी. ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, बट एक याद रखना, एक कमोडिटी इन्फ्लेशन नहीं होता, बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं.
शुगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए बाय लेट्स सपोज 10%, ठीक है। अब जो होलसेलर को जो कमोडिटी है वो 10% इंक्रीज पे मिल रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे जो होलसेलर को प्राइसेस है वो 10% पे ज्यादा मिल रही हैं, तो कंज्यूमर को तो ऑटोमेटिकली मिलेंगी ना। कंज्यूमर का भी हम नहीं लिखते, मैं दोबारा कंज्यूमर के लिए दूसरी एग्जांपल है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स से हमें पता लग गया ये जो हमारा इन्फ्लेशन है ये कहाँ से आता है, सप्लाई साइड से, मतलब कि दिस कम्स फ्रॉम द सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रोड्यूसर ने एक्चुअली इसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज किए हैं, ठीक है। नाउ अगर शुगर की प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुई, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइसेस, शुगर की चेंज नहीं हुई, देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पर होलसेलर को भी सेम प्राइस पे मिली, होलसेलर की भी प्राइसेस में हमारे कोई भी चेंज नहीं आया, बट कंज्यूमर को कमोडिटी जो है वो 10% 12% इंक्रीज पे मिल रही है। अब आपको हो गई ये कैसे हुआ, इसका रीजन ये है, अगर आपको याद हो तो हमने डिमांड एंड सप्लाई किया था, यहाँ पे डिमांड हाई हो गई, डिमांड हाई होगी, कंज्यूमर्स ने इस कमोडिटी की शुगर की डिमांड जो है वो हाई की, अब इसकी वजह से that's why the prices of the commodity increases। एग्जाम्पल वही लेते हैं सैनिटाइजर वाली ही, जैसे कि कोविड में एकदम से उसकी डिमांड पुश हुई थी, डिमांड सॉरी फुल हुई थी, डिमांड पुश इन, तो उसकी वजह से हमारी जो एक्चुअल इंक्रीज इन प्राइसेस आया था, दैट मीन्स कि वो किस वजह से इंक्रीज आया था, दैट कम्स फ्रॉम द इंक्रीज बिकॉज ऑफ द increase आया था just because of the high demand of that commodity, not because of the high supply, not because of the increase in the prices but because of the high demand of that commodity, इसकी वजह से वो जो है prices में increase आया था, and increase in the aggregate demand causes increase in the prices, decrease in the aggregate demand causes decrease in the prices। इन्फ्लेशन की एक ऑपोजिट टर्म होती है डिफ्लेशन। अब देखो प्राइसेस जहाँ तो बहुत ज्यादा बढ़े तब भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो तब भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो डिफ्लेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन डिक्लाइन इन दी प्राइसेस, ठीक है। सो द सप्लाई साइड continuous, ना तो continuous increase in prices is good, ना ही continuous decline in the prices is good for the economy, दोनों ही केस इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है। सो द प्राइस स्टेबिलिटी अगर आपको याद हो तो मैक्रो इकोनॉमिक का एक ऑब्जेक्टिव था हमारा प्राइस स्टेबिलिटी, दिस रीजन इज बिकॉज ऑफ द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। आई होप what exactly inflation is आप सबको समझ आ गया, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी, थोड़ा ना आप अपनी टाइपिंग स्पीड तेज कर लो क्वेश्चन पूछने की, तब मैं अगले टॉपिक तक पहुंच चुकी हूँ। Inflation
may occur in the economy because of the increase in the aggregate demand या फिर because of the decrease in the volume of production of goods and services या फिर जो है increase in the cost of production of the commodity. ठीक है. Now if when the demand for goods and services increases, demand for goods and services increases in the economy without increasing increase in aggregate supply, means there is no change in the supply, that causes the क्या होगा, high demand for there will be high demand for goods and services as compared to the aggregate supply. So this causes increase in the price level in the economy. ठीक है. So डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई, मींस कोई एग्रीगेट सप्लाई में चेंज नहीं आया, बट एग्रीगेट डिमांड में हमारा बहुत ज्यादा चेंज आया. सो उस चीज को क्या करते हैं कि हाई डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू द एग्रीगेट सप्लाई. सो दिस कॉजेज इंक्रीज इन द प्राइसेस इन द इकोनॉमी एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन. Similarly, when aggregate supply decreases, maybe one of the reason is that maybe because of the either increase in the cost of production, increase in the cost of production, or due to increase in or due to change in the increase in the profit of the firm producer. This causes again increase in the prices. This causes again increase in the prices, and this type of inflation is called as सिंपल टर्म्स में, अगर आपकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ जाती है तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, बट सप्लाई पुश इन्फ्लेशन. ठीक है. आई होप आरती आपको समझ आ गया होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सी, मैं डायग्राम से समझा रही हूं.
this is the general price level and this is the aggregate output. ठीक है, यहाँ y आपका this is the aggregate demand curve. And this is your aggregate supply curve, right? अब ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये मेरी आउटपुट है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, एंड ये मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस. ठीक है. नाउ मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन आपकी डिमांड जो है इंक्रीज कर जाती है. सेम ले लेते हैं एग्जांपल जो हम पहले से ले रहे हैं सैनिटाइजर की, उसकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोविड सिचुएशन हमें क्या इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द सैनिटाइजर एंड लेट्स सपोज मैं अभी सैनिटाइजर्स एंड मास्क की बात कर रही हूँ. ठीक है, उसकी वजह से उन दोनों की डिमांड इंक्रीज करी. सो उसकी वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया. ठीक है. So there will be a upward shift in the aggregate demand due to increase in the prices of, due to increase in the demand for the commodities like sanitizer and mask. अब there will be no change in the aggregate supply. Aggregate supply में कोई change नहीं आया. No change in the aggregate supply, but there is a upward shift in the aggregate demand curve. So therefore the output increases up to some extent and there will be upward shift in the prices. This is the example of demand pull inflation. Yes बच्चे, आउटपुट इनकम सेम होता है. ये हम नेशनल इनकम से पिछले सेमेस्टर से करते आ रहे हैं. I hope you guys got it. मैं रिपीट कर देती हूँ डायग्राम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन. एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज ड्यू टू there may be a change in the demand for few commodities within the economy. ठीक है. इंक्रीज में भी, अरे इसका एक रीजन तो ये है आपको समझाने के लिए, पर टेक्निकल रीजंस हम 2-3 बोल सकते हैं. जैसे देयर विल बी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस. ठीक है. सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, सो आपके पास मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी. मनी अब इसका मैंने सिंपल रीजन आपको समझा दिया, अब टेक्निकल भी समझो. देखो, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बेसिकली हेल्थ कोविड वैक्सीनेशन फ्री कर दी. जो आपको 1000 रुपीज कोविड वैक्सीनेशन पे खर्च करने थे वो क्या हो गया आपके जो है इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी. ठीक है. इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी. अब आप क्या करोगे, आप दूसरी कमोडिटीज की डिमांड करोगे. दैट्स व्हाई हमने क्या कहा था कि एक कमोडिटी की बात नहीं करेंगे हम, इट्स अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आपने क्या किया, आपने दूसरी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज कर ली. ठीक है. सो दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड्स. एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड.
maybe because of the increase in the government expenditure, maybe because of the increase in the multiplier effect, maybe because of the means increase in any of the reason, expansionary fiscal policy की वजह से भी हो सकता है, and there will be upward shift in the aggregate demand curve, and क्योंकि उसमें and an expansionary monetary policy भी हो सकता है. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मींस रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री ने क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्लाइन कर दिया. अब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करेंगे तो इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, हम ऑलरेडी कर चुके हैं मनी का टॉपिक. देयर विल बी इंक्रीज इन द मनी सप्लाई. अब उस इंक्रीज इन द मनी सप्लाई मतलब आपके पास पैसा ज्यादा है खर्च करने के लिए, तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे कमोडिटीज. So there will be an increase in the demand for commodities, and hence there will be a shift in the aggregate demand curve towards upward side. I repeat, maybe because of the expansionary fiscal policy. Fiscal policy मतलब is in government expenditure. ठीक है, maybe expansionary fiscal policy, increase in the government expenditure, or expansionary monetary policy means either decrease in the interest rate, the reason the decrease in the interest rate, or the reserve requirement declines, any of the reasons, there will be a upward shift in the aggregate demand curve. means आप commodities की demand ज़्यादा करोगे. ठीक है, so whenever it happens, so there will be a shift in the aggregate demand curve. There will be a without changing in the aggregate supply. There is no change in the aggregate supply. In that case, the prices will increase, output will also increase, and there will be a demand pull inflation in the economy. Any question till now? Any question till now? Either increase expansionary fiscal policy तो हो सकती है increase in the government expenditure और decrease in the taxes, जिससे आपकी disposable income increase हो जाए. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सॉरी, यहाँ तक क्लियर है? Next, cost push inflation. Now, cost push inflation is mainly because of the increase in cost of production. Increase cost of production means ये जो हमारी उस कमोडिटी को बनाने की कॉस्ट आई थी ना, वो इंक्रीज कर गई. उस तो फिर इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. नाउ देयर मे बी अ ट्रेड यूनियन, उसने ट्रेड यूनियन ने क्या कहा कि यू हैव टू इंक्रीज दी वेजेस. ठीक है,
अब वो जो इंक्रीज इन वेजेस पे बिजनेस पे जो अफेक्ट पड़ा है, तो वो तो पॉकेट से पे नहीं करेंगे, वो किस पे चला गया? इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज पे। ठीक है, सो दिस इज आल्सो नोन एज द सप्लाई साइड ऑफ द inflation. Demand cost push inflation, supply side of the inflation. Demand वाली साइड डिमांड पुल इन्फ्लेशन था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? सप्लाई साइड ऑफ द इक्वेशन सिचुएशन, सॉरी इन्फ्लेशन. In this situation, given the price of commodities, पहले से जो हमारी सबमिटेड है, मीन्स पहले कमोडिटी थी 100 रुपीज, देयर में बी इंक्रीज इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको, ट्रेड यूनियन ने फोर्स किया आपको प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए. देयर में बी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, जो आप यूज कर रहे हो रॉ मटेरियल फॉर दी प्रोडक्शन. जैसे एग्जांपल ली थी हमने शुगर केन की. शुगर केन की प्राइसेस बढ़ने से शुगर की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई. तो देयर में बी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ inflation production, there may be increase in the cost of raw material, there may be increase in the wages, wage rate, there may be increase in the transportation cost. जैसे अभी इन पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई. एंड दैट कॉजेस, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व. एग्रीगेट सप्लाई कर्व will shift downwards. एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. दैट विल कॉज इंक्रीज इन द प्राइसेस. एग्जाम्पल डायग्राम से करते हैं सेम चीज को. डिमांड कर्व, this is your aggregate supply curve. This was the equilibrium level of output, equilibrium level of prices. ठीक है. अब let's suppose the cost of trade union ने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने फोर्स किया you have to increase the wages. की वजह से हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व बेसिकली क्या हुआ? शिफ्ट कर गया डाउनवर्ड्स. नाउ इफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स, तो आप देखोगे इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एक तो प्राइसेस तो इंक्रीज हुई, साथ में ही decrease in the national output या decrease in the national income. So when now again with a condition that there will be no change in the aggregate demand curve. मैं रिपीट कर रही हूँ सारी चीज. Given the aggregate demand curve, aggregate supply curve, equilibrium price and output is determined. Now, because of the increase in the cost of production, aggregate supply curve shifts leftwards. Now, there will be new equilibrium at E1. This causes increase in the prices, that means increase in the inflation and decrease in the output in the economy.
अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता, एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, एनी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व, कोई भी बैकवर्ड डिक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी वजह से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 शिफ्ट हो गया, and increase in prices and decrease in the output in the economy. मैंने आपका पहले भी जवाब दिया था बेटा, सेम होते हैं सत्यम जी, आउटपुट और इनकम सेम होते हैं। आपने शायद याद नहीं है पिछले सेमेस्टर जब हमने नेशनल इनकम किया था, ये चीज तो हमने तभी कर दी थी। फिर से हिंदी में बोल रहा है, मैं एक बार इंग्लिश में बोलती हूँ, एक बार हिंदी में बोलती हूँ। Any question till now? पहली चीज तो राम जी आप ये समझिए कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन नहीं है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तो अगर उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, अगर उसकी वेज रेट, एंटरप्रेन्योर अगर अपना प्रॉफिट इंक्रीज करता है, या फिर बिकॉज ऑफ एनी गवर्नमेंट पॉलिसी, या फिर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्राइसेस जो है, जो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो शिफ्ट कर जाएगा बैकवर्ड। अब उसकी वजह से हमारी जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज कर जाती हैं एंड आउटपुट भी थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है बिकॉज ऑफ द दैट रीजन के दैट वाई। एक तरह से बच्चे, अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं ना आपको, कि अगर होलसेलर को चीज महंगी मिल रही है तो उसका रीजन क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मींस फर्म से पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो वहां से अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। और दूसरी साइड क्या है कि कंज्यूमर डिमांड ज्यादा कर रहा है क्योंकि उसके पास में भी पैसे ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन आता है तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। SOL का स्टडी मटेरियल से स्टडी करें तो कैसे रहेगा? तो ठीक है बेटा, बट उसमें बच्चे एक टॉपिक नहीं था, वैसे मैंने वो टॉपिक आपको सेंड कर दिया था, उसके आपको मैंने उसका लास्ट क्लास में सेंड कर दिए थे नोट्स। मैं कोशिश करूंगी किसी एक बुक को मैं पूरा पिक्स लेके आई विल ट्राई टू सेंड यू दैट बुक। ठीक है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ अब इससे अभी तक, वैसे तो अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको इससे अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। जितना भी हमने इन्फ्लेशन पढ़ा है उसके क्वेश्चन क्या आ सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लेशन?
ठीक है, what is inflation and what are the causes of inflation and why inflation is considered as bad in the economy. I repeat, what is inflation, what are the causes of inflation, and why inflation is considered as bad in the economy. Second question, difference between what is demand pull inflation, डिमांड और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है कि एक अलग अलग भी आ सकता है. हाउ डू दे अफेक्ट ऑन द जर्नल प्राइस लेवल एंड द आउटपुट, वो जर्नल प्राइस लेवल एंड आउटपुट पे कैसे अफेक्ट करते हैं, ये मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया, तो आप डायग्राम से बता सकते हो. ठीक है, Which one is considered more harmful in the economy? यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि which one is considered as bad in the economy, कि मतलब कौन सा इन्फ्लेशन ज्यादा बैड है. ये थोड़ा मीन्स चॉइस बेस्ड, व्यूज बेस्ड क्वेश्चन है आपका. तक हमने बेसिकली जितना पढ़ा उसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं. या तो डिफरेंस आएगा डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाई इन्फ्लेशन इज कंसीडर्ड एज बैड इन द इकोनॉमी. ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है व्हाट इज द सोशल कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स. ठीक है, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. मेरे पास सेंड नहीं हुए तो मानव आपने शायद लास्ट क्लास अटेंड नहीं की होगी, लास्ट वो क्लास अटेंड नहीं की होगी, कोई बात नहीं, मैं बाद में दोबारा शेयर कर दूंगी. आज तो मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी टू से, बट बाद में दोबारा शेयर कर दूंगी. ठीक है, वो जो ग्रुप है जिसमें मैं हूँ वो ग्रुप तो फुल है, बाकियों का पता नहीं मुझे. यस बेटा, 24 आवर्स तो लिंक वैसे ही एक्टिव रहता है. आज आप कितनी बार भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप उसके बाद देखना चाहते हो, एक वीक के बाद आपको SQL की वीडियो लेक्चर्स में उसका लिंक मिल जाएगा. सत्यम, I can send you email ID my right now. क्या आप मेरा एक ईमेल आईडी में, वैसे कैपिटल में मेरे से गलती से लिखा जा रहा है, बट आप इसको स्मॉल में कर लेना प्लीज. सो आप मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी, बट आज मत करना. आप ईमेल करना मुझे आफ्टर दिस वीक. ठीक है, मैंने बताया ना बच्चे, वो ग्रुप ऑलरेडी फिल है, दूसरे ग्रुप के बारे में मुझे पता नहीं है. इकोनॉमी की आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो. अगर आप अच्छी बुक पढ़ना चाहते हो तो फिर डॉन बुश है, और यू कैन से ब्रांसन है. बट अगर आप नॉर्मल बुक पढ़ना चाहते हो तो TR जैन है, दीपाश्री है. मैं आपको एक बुक के नोट्स, एक ऐसी बुक के जो बहुत सिंपल सी बुक होगी, मैं उसकी आपको पिक्स क्लिक करके भेज भी दूंगी. गौतम जी, आई एम नॉट श्योर, आप टेक्निकल टीम से पूछना पड़ेगा ये चीज. गाइस देन बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे. मैं बाद में बना दूंगी. ठीक, रेट कर लो यार.
Okay guys, bye, take care, have a nice day.